कहूँगा कि पनामा केस का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। आप अपनी तीसरी शादी की तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास काम करने को कोई नहीं होगा, क्योंकि और तो कुछ आपने किया ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, अरस्तू ने आज से सदियों पहले कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, मगर बड़े जानदार इसको बासानी फाड़ कर निकल जाते हैं। खैर, खबर तो ये है कि 479 अरब की करप्शन और दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले डॉक्टर आसिम की जमानत 50 लाख के मचलकों के एवज मंजूर कर ली गई और उनको रिहा कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपनी आखिरी हदों को छूने लगा है और एक बार फिर से हमारे सियासतदानों ने इल्जामात की सियासत शुरू कर दी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने इसको नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक डील करार दिया है। इमरान खान की ये कहने की देरी थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान तौहीन अदालत कर रहे हैं, जबकि नून लीग ने कहा कि इमरान खान बुनियादी तौर पर फसादी हैं। ये तो सियासतदानों के इल्जामात हैं। सोचने की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी के आने के बाद अयान अली का मुल्क से बाहर जाना, शर्जील मेमन का मुल्क में वापस आना, हामिद सईद काज़मी का रिहा होना और अब डॉक्टर आसिम को भी रिहाई का परवाना मिलना और पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ पनामा केस में फरीक ना बनना, पीपल्स पार्टी का 4 मुतालिबात से बार बार फिर जाना और बार बार सिर्फ जलसों में सड़कों पर आने के ऐलानात करना और हकीकत में कुछ ना करना, मिलिट्री कोर्ट्स पर नाराज होना और फिर मान जाना, क्या ये सब इत्तफाक है या समझा जाए कि दाल में कुछ काला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जरदारी साहब ने आजकल पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने पिछले माह 3 बार सिंध के सियासी दौरे किए। सवाल यह है कि दोनों पार्टीज का एक दूसरे के खिलाफ शोला बयानी करना, क्या ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है या सिर्फ अवाम के लिए एक दिखावा है? सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी का 4 साल मुफाहमत और 1 साल अपोजिशन का जो फॉर्मूला है ये कामयाब हो पाएगा? और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में टक्कर से इमरान खान की 4 साल जो अपोजिशन है ये खतरे में पड़ चुकी है? कल इमरान खान की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रहनुमा एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। जफर इलाली साहब हैं कराची से और इस्लामाबाद से हैं खावर घुमन। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का माफ कीजिएगा। जफर इलाली साहब, पहली बात तो ये है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैंने कुछ इंट्रो में भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर, जैसे मैंने कहा, हामिद सईद काज़मी को हज इंतजामात में माल बनाने पर गिरफ्तार किया गया इल्ज़ाम पर, बाइज़्ज़त वो बरी हो गए। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस मुश्ताक रईसानी के घर से 40 अरब बरामद होते हैं, प्ली बार्गेन करते हैं, वापस चले जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार पर करप्शन के इल्जामात लगते हैं, बात आई गई हो जाती है। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस से वो भी रिहा हो जाती हैं। शर्जील मेमन को जमानत मिल जाती है और अब डॉक्टर आसिम। अगर किसी ने करप्शन नहीं की, करप्शन साबित नहीं हुई, मुल्क में तो करप्शन का रोना रोया जा रहा है एक अरसे से, अगर तो ये करप्शन हो नहीं रही तो फिर तो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को करप्शन फ्री ममालिक की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये मगर ये क्रिमिनल एंटरप्राइज को पता नहीं कैसे करप्शन फ्री आप कह सकते हैं। मगर शादिया, एक बड़े मजे की खबर है, आज की खबर है, अभी की खबर है, वो ये है कि एडी ख्वाजा को इन्होंने निकाल दिया। हालांकि एडी ख्वाजा जो आईजी पुलिस सिंध थे, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप उसको ना निकालें। चलिए वो छोड़ दें, ये परवाह नहीं करते हैं कानून के बारे में। ये कहते हैं 18th अमेंडमेंट में हम बादशाह हैं। मगर एडी ख्वाजा ने, मुझे पता चला है कि 44 पुलिस अफसर के बारे में उसने करप्शन का एक चार्ज या रिकॉर्ड भेजा है नैब को, और साथ साथ उन्होंने बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी दिए हैं। और एडी ख्वाजा हैज रिफ्यूज टू लीव, वो कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ता हूं अपना ओहदा।
जब तक मुझे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन या हाई कोर्ट जो भी है उन्होंने मुझे रिलीफ ऑर्डर ना दिया। तो देखिए अब मजे की बात यह है, तो ये जो डील हुआ है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, इस डील का तो पहला टेस्ट अभी आने वाला है कि ये एडी ख्वाजा के मामले में गवर्नमेंट किसके साथ खड़ी होगी। क्या जरदारी के साथ खड़ी होगी कि वाकई वो लॉ के साथ खड़ा होगा, और हाई कोर्ट जो कहते हैं उनके साथ खड़े होगा। ये तो जबरदस्त है ये मगर आपने जो कहा था शाजिया, बिल्कुल सही कहा था कि इतने सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, मगर कुछ और भी हुए हैं जो मैं आपको शायद बताऊं। एक ये है कि रेंजर्स जो हैं वो सिंध में पीपीपी के जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, रेंजर्स सिंध में, इंटीरियर सिंध खास तौर में, they will confine to terrorism, और करप्शन अगर देखेंगे तो वो सर फहरा लेंगे और जो भी करप्ट है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। और साथ साथ मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने ये भी एक कहा है कि यार ये जिलानी साहब और राजा रेंटल जो हैं उनके भी अब केसेस आ रहे हैं, उनके भी प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट होना है, तो वो भी आप थोड़ा सा हाथ इधर हल्का रखें। तो ये जो डील हुआ है फॉर हिम, ये सब चीजें जो आपने कहा है ना, अयान अली, सरजील मेमन, आसिम, और ये दो चार्जेस जो हैं सिंध में रेंजर्स का, और ये साथ साथ नवाज शरीफ साहब को क्या मिला वो तो आपको जाहिर है, वो मिलिट्री कोर्ट्स पे वो जो सेनेट में था वो वोट किया उन्होंने, और रेंजर्स का भी उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑन दिस कंडीशन। और एक और चीज पक्की बात कि भाई जो भी हो पनामा में, जो भी इमरान साहब करें, हम आपके खिलाफ नहीं निकलेंगे उसके साथ, ना हम इस सिस्टम को, वो जो इमरान खान ने कहा डेमोक्रेसी को चलेगा, मैंने ये जो ये डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये क्लेप्टोक्रेसी है। अफसोस से कहना चल रहा है कि ये क्लेप्टोक्रेसी भी चलेगा। दिस इज द सिचुएशन एट द मोमेंट। ठीक है खबर, असल केस तो जाहिर है प्रोसिक्यूशन ने करना है, तो अब इसको प्रोसिक्यूशन को वीक समझा जाए या वाकई सियासी मसलहत की बात थी, आजकल बातें हो रही हैं। शाजिया, वो चौधरी निसार साहब ने खुद ये कहा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी नैब के केसेस में से हमें बेल करवा दें, और बेल करवाए किस तरह करवाई जानी थी, उसका एक ही तरीकाकार था कि आप इस्तगासा इतना कमज़ोर कर दें कि वो उनके आराम से डॉक्टर आसम की बेल हो जाए। अब उसमें नैब शामिल है, उसमें FIA शामिल है, और बाकी उसमें वफाकी इदारे शामिल है। तो इसमें मेरे ख्याल में अब दूसरी राय ही कोई नहीं है कि इनका आपस में किसी ना किसी लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो चुका है। और ये तो इस्लामाबाद के अंदर ये चीज़ हर दूसरे बंदों को इस चीज़ का इल्म है कि अब ये करने क्या जा रहे हैं। इनका वाहिद मकसद ये है कि आपस में, ये आपको पता है, गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी खेल रहे होते हैं। उस दिन अगर आप गौर से सुने तो चौधरी निसार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा एक साबका हुकूमत का एम्बेसडर जो वाशिंगटन DC में हकानी साहब का केस है, और एक साबका सदर, नाम उन्होंने किसी साबका हुकूमत के लीडर का या एम्बेसडर का नहीं लिया, साबका कहा। अब बता दें कि आपने सबके सामने है, अब 480 अरब रुपए के केसेस है, कुछ छोटी बात तो नहीं है। चले मान लिया उसमें 400 अरब निकाल लें, सिर्फ 80 अरब रख लें, कुछ ना कुछ तो उन केसेस में था ना, कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी, उसके पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। ये तो बात दूसरी रख लें। अच्छा, पता है कि शाजिया अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनका जो आपस में एग्रीमेंट अब ये हुआ है, ये मुकमा जो बात की है इमरान खान साहब ने, बिल्कुल ठीक बात की है। इनका मुकमा का ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी सिंध के अंदर उनको चंद एक सीटों पे एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह जो है जरदारी साहब जिस तरह पंजाब में आके बैठ गए, वो पंजाब के अंदर वो चंद एक सीटें पंजाब के अंदर वो अपने मामलात करेंगे। ये चीजें रिटर्न नहीं होती कि एज एफ कि आम लोगों को वो पता चलेगा जिन्हें इन राइटिंग सारा एग्रीमेंट हो गया, सारा इन बिटवीन सारे के इनके दरमियान में सारे ताल्लुकात चल रहे होते हैं। फॉर्मर चेयरमैन सेनेट जो है याज नाइक साहब और ख्वाजा आसफ साहब की बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। ये चौधरी इजाज साहब को पता है कि उनकी क्या रिश्तेदारी है। तो आपस में इनकी कम्युनिकेशन लाइन कभी भी बंद नहीं हुई, और अब तो ये सारी की सारी चीजें सामने आई। अब किसकी आंखों में ये धूल झोंक रहे हैं कि आपस में बिल्कुल ये मुकमका करने के मूड में है? उसकी सिंपल सी वजह है, देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी है उसको पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतना है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ रिवाइव होती है तो वो क्या करेगी, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट को कट लगाएगी, और जब वोट को कट लगाएगी तो डेफिनेटली दोनों को फायदा होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगेन, ये बिल्कुल इनकी सीट एडजस्टमेंट है, इस पे बात हो चुकी है। इनका जो वही मैंने बताया ना कि अनरिटन चीजें यही हैं
क्या हम 2018 के अंदर हम फिर हुकूमत बनाएंगे, आप सिंध में रहिएगा, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहिएगा। वो 18th अमेंडमेंट के तहत वो आपको पता है सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन होनी है। तो वही अपनी मर्जी के चेयरमैन नैब लगेंगे, अपनी मर्जी के बाकी जो इदारों के चेयरमैन हैं उनकी मर्जी से लगेंगे और फिर ये आराम से चलेंगे। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में शाजिया आपको ये बताता चलूँ, अगर आप याद रखें, अगर आप याद रख सकें तो जरूर याद रखिएगा, अब ये सारी चीजें इस तरह रहनी नहीं है। ये स्टेटस को अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है, अब एक ऐसी हद तक पहुंच चुका है, अब ये सारे का सारा शिराजा बिखरना है। अगर जरदारी साहब समझ रहे हैं कि वो दोबारा अपनी व्हीलिंग डीलिंग करके दोबारा इस सिस्टम में इन हो जाएंगे, या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो जरदारी साहब के साथ मिल मिला के कुछ मामला बना लेंगे, तो मैं नहीं देख रहा। इस्लामाबाद मुझे ब्रेक लेने दे, बड़ी खतरनाक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस ये स्टेटस को टूटने जा रहा है और आने जी मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे स्टेटस को टूटेगा। जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 4 साल की मुफाहमत और 1 साल की ऑपोजिशन, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फॉर्मूला है पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकेगा? एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एजाज साहब, खान साहब ने तो इसे कह दिया कि डील है। वो कहते हैं आसिम हुसैन की ज़मानत पर हम खामोश नहीं रहेंगे, 480 अरब रुपए की करप्शन है। क्या कोई आप लोग कोई प्लानिंग कुछ सोच रहे हैं, कोई लाहेमल सोच रहे हैं कि इस पर क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया। मैं नहीं समझता इसके ऊपर कोई ख़ास प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का तो पॉलिटिकल एजेंडा और उसका वजूद इसलिए है कि पाकिस्तान में जो टॉप ब्रास की करप्शन है उसकी निशानदेही करे और उनके पीछे लग जाए। ये है असल में बात। आज सिर्फ मैं एक आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले अपने जहन में लेकर आएँ। यानी जरदारी साहब कह रहे थे ईंट से ईंट बजा दूंगा, और तुम 3 साल के लिए आए और हम हमेशा के लिए हैं, और फिर 2 साल वो ऐसे यानी वहाँ से गए और वापस नहीं आए। फिर उसके बाद शर्जील यहाँ से गायब हुए, फिर उसके बाद उज़ैर बलोच को ढूंढ ढांड के गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अयान अली बेचारी जो थी वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट फिरती रही। ये सारा मंजर आपके सामने है। और रेंजर्स जब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर एक दफ़ा गए, वो चीखें निकली पीपल्स पार्टी की, अभी तक उनकी बाज़गश्त जो है हमारे कानों में सुनाई देती है। और आज मैं आपको फिर एक नई बात बता रहा हूँ, जिस तरह हलाली साहब ने आज की एक बात बताई है ना, इसी तरह आज उज़ैर बलोच के बारे में ये कहा गया है कि वो रॉ का एजेंट है, न सिर्फ माली करप्शन के अलावा रॉ का एजेंट है। और अब मैं वो वक्त देखना चाहता हूँ जिस दिन उज़ैर बलोच भी बाइज्जत रिहा होके और आके बढ़ के मारेगा, और जिन सरों को कुचल देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, उनके सरों के ऊपर सोने के ताज पहनाए जा रहे होंगे। ये तहरीक इंसाफ इसको कभी न फरामोश कर सकती है, न इनको माफ़ कर सकती है। ये अभी आपने सुनवाना है तो सुनवा दीजिए। अगस्त आप यानी आपने तारीख बताई 12 अगस्त 2016 को, इतनी जबरदस्त बात है, उससे कोई मफर ही नहीं है। खुद चौधरी निसार इस वक्त मैं कहता हूं उनको जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी कही हुई बात के ऊपर डट के बाहर कहना चाहिए कि नवाज शरीफ वो आदमी है जो हमारा बड़ा था। और उधर से कौन आया था जिसने कहा अयान अली का केस वापस ले लें और डॉक्टर आसिम के प्रोसिक्यूटर को मैसेज दे दें कि वो ये है। देखें, ये अलमनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियों की लीडरशिप करप्ट है। अच्छे लोग हैं हर जगह, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे के सारे लोग करप्ट हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन इनकी टॉप लीडरशिप करप्ट है। ये किसी सूरत पाकिस्तान में वो वक्त नहीं आने देना चाहती कि लूटी हुई दौलत वापस आ जाए। जी खबर। अच्छा, एक तो चौधरी साहब यान अली जो है ना बेचारी नहीं है, $5 लाख थे उसके पास, पता नहीं मुझे भी सही है। अच्छा दूसरा ये कि देखें, ये रा के एजेंट के इससे पहले भी इल्जामात, जब मुस्तफ़ा कमाल आए थे तो उन्होंने भी रहमान मलिक के बारे में बात की थी कि दुबई के अंदर मीटिंग्स हुई, ये सारे केसेस वैसे चलते रहेंगे। हलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना कि वो एडी ख्वाजा साहब ने को नैब को लिख दिया है, और नैब को तो हलाली साहब पिछले हफ्ते जो है जरदारी साहब ने धमकी लगाई है कि नैब के चेयरमैन की हिम्मत कि वो मेरे बारे में कोई बात भी करे, तो उसके प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या करना है। और दूसरी बात, एडीएस
जो एडी ख्वाजा साहब है उनके बारे में कराची के अंदर कोई खबरें अजीबो गरीब तरह की आ रही हैं। आप कराची में आप बेहतर जानते हैं, ये सारे यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, ये मेरे और आपकी आंखों में सिर्फ धूल झोंकने की सारी ड्रामेबाजी चल रही है। ये इसी तरह अगर सिस्टम चलेगा, ये लोग जो हैं ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी लोगों को मोबिलाइज कर ले, जब तक इनके पंजे जिस तरह इन्होंने गाड़े हुए हैं सिस्टम के ऊपर, ये किसी को सांस भी नहीं लेने देंगे और ये इसी तरह चलते रहेंगे। जी हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे। दो चीजें, एक ये जो उज़ैर बलोच था इसके खिलाफ जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो साइन इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं साइन हुआ कि एक पुलिस वाला जो था उस टीम पे वो इनकार कर दिया, मैं नहीं साइन करता उसने कहा। क्यों? इसलिए कि वो पुलिस था। पुलिस किसकी तहत आती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत, तो वो कभी नहीं करता। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स ले रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, इसके साथ तो जुल्फिकार मिर्जा मिलता था, ये तो मेरे ख्याल में रहमान मलिक के साथ भी मिलता था। अब अगर एजाज साहब कह रहे हैं कि ये रॉ का एजेंट है, फॉर गॉड सेक, इसका मतलब ये है कि ये सब एक टोली है, एक टोला है जिसके ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स इसको भी दबा देंगे? वो छोटू गैंग मिसाल के तौर पे, क्या हुआ छोटू गैंग का भाई? छोटू गैंग के एडमिशंस और कन्फेशंस किधर हैं? वो किसके पास हैं? ये जो अब निकला है, शुक्र मैं कर रहा हूं निकला, नहीं तो मैं तो कहने वाला था कि ये दब गया और ये भी खत्म हो गया। शुक्र है कि नहीं हुआ, मगर अब ये कौम जानना चाहती है भाई, ये जो नाम निकल रहे हैं एडी ख्वाजा के करप्शन पे, और ये जो उज़ैर बलोच ने मेंशन किया है, और वो पुलिस ऑफिसर ने क्यों वो रिपोर्ट नहीं साइन किया? दीज इन्वॉल्व द टॉप पीपल इन पाकिस्तान। भाई ये तो एक ह्यूज मेगा स्कैंडल है, क्या ये भी दब जाएगा? सही खबर, दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर इमरान खान का रास्ता रोकना चाहती हैं 2018 के इंतखाबात के लिए। 4 साल तो हमने देख लिया, 2008 से लेकर 2013 तक हमने देखा कि नून लीग फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल प्ले करती रही। फिर 2013 से अब तक देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 साल किस तरह मफामत का किरदार अदा किया, और अब जो बड़केबाजी दोनों तरफ से हो रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, ये इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं। ये यकीनी तौर पर इसमें तो कोई दूसरी राय को नहीं। अब उनको जो थ्रेट फील हो रहा है नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को ही, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो रहा है। पंजाब के अंदर तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा थ्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर ये इनके जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखें, चाहे वो लाहौर का NA-122 हो, उसके बाद वजीराबाद का NA-101 हो, उसके बाद जेलम का अगर NA-67 हो जहाँ पे फवाद साहब लड़े थे, तो इनका जो वोट मार्जिन है वो बड़ा कम है, चंद हजारों में, एक आध केस में तो वो जो NA-101 बहुत क्लोज था। तो ये एक हुकूमत वक्त के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है, वो भी पंजाब के अंदर। अच्छा, अब ये कर क्या रहे हैं? आप देखें ना, थोड़ा सा गौर से देखें, जो नया जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए हैं पंजाब के अंदर, एजाज साहब बेहतर बता सकते हैं, ये 1861 वाले वो सारे कॉलोनियल सेटअप में चले गए हैं। पुलिस को स्पेशल पावर्स दे दी जाएंगी, डिप्टी कमिश्नर का सिस्टम सारा वापस आ गया है। वो जो लोकल गवर्नमेंट के लोग इन्होंने हजारों की तादाद में जिनको इलेक्ट किया है, वो बेचारे मारे फिर रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमें बताएं तो सही हमने करना क्या है। तो ये मैंने जिस तरह कहा कि आपका सिस्टम इस तरह जकड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये करंट सेटअप के तहत ये हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है इलेक्शन कमीशन का या ओवरऑल इलेक्शनियरिंग का, उसके अंदर इमरान खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी लोगों को मोबिलाइज कर लें, एट द एंड ऑफ डे जो वोटों की गिनती है ना, वो मैटर करती है। जब वो आप बेशक 1 लाख ले लें, दूसरा 1 लाख 1,00,000 लेके आपसे आगे चला जाएगा, आपका 1 लाख पीछे रह जाएगा। तो वो इन्होंने सारा प्लान किया हुआ है। तो इसके लिए अब स्ट्रेटजी पीटीआई को बनानी है, इसके लिए अपनी आंखें खोलनी है। पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स इनको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है। बिल्कुल, पहले शाजिया थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये लोकल गवर्नमेंट को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लोगों को एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैसे? 31 अक्टूबर 2015 को इलेक्शन हुआ था और आज हम 1 अप्रैल 2017 को बात कर रहे हैं। अभी तक लाहौर के अंदर मेयर तो एक सामने आ गया है, डिप्टी मेयर अभी तक नहीं बने, नीचे किसी को इख्तियारात नहीं दिए गए। यही हाल पूरे पंजाब का है। और अथॉरिटीज कायम है, फाइनेंशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, यानी हेल्थ अथॉरिटी, हर चीज़ की अथॉरिटी है। ये लोग जो इलेक्टेड लोग हैं उसके हाथ में, जो ऑर्डिनेंस है इनका, उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। वो जब चाहें एक यूनियन काउंसिल को तोड़ के 2 कर सकते हैं और जब चाहें 2 को मिला के
एक कर सकते हैं, ये हुकूमत की इख्तियारत है। दूसरा, कमिश्नरी सिस्टम तो शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही बहाल कर लिया था, और उसके बाद अब पुलिस को डीसी के तहत कर। एजाज साहब, ये हमें सारा पता है, आप बचाएं, इसका हल आपने क्या तलाश किया? देखिए ना, इसका हल ये है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए खबर साहब, एक बात, चलें ब्रेक के बाद आ जाएंगे, राइट, ब्रेक के बाद आकर इस पर भी बात की। हुकूमत जमात की जानिब से हुसैन हक्कानी का जो बयान था, इस पर पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने का जो था वो कहा गया था, इंदिया दिया गया था कि इस पर पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए। तो क्या अब ये समझा जाए कि इस मामले पर भी डील हो गई है, क्योंकि खामोशी इख्तियार की गई है एक छोटे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामद, जो पहले बात कंप्लीट करने, फिर हमने कायरा मैं ये अर्ज कर रहा था, जो सवाल खावर साहब ने उठाया था बहुत ही वैलिड, कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है इस सिलसिले में। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक तो हम समझते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तारीख़ इस बात को देखेगी कि पनामा का जो नतीजा आएगा अवाम के लिए कितना वो उम्मीद अफजा और सेहत अफजा होगा। ये तो पब्लिक के लिए, इमरान खान को कुछ हो या ना हो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक तो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, चीफ की जो इमरान खान से बात हुई, इस पर भी कोई बात हुई पनामा केस के फैसले? नहीं, पनामा का उसमें कोई नहीं था, उस पर अलग से बात कर लेते हैं। उसके अलावा जो हमारा पेश नज़र है वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिसके ऊपर गुज़श्ता 1.5 साल में हमने पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी बनी और सब कमेटी बनी उसके ऊपर काम किया है। जहाँ पर आके वो काम रुक गया है वो 2 बातें हैं। नंबर 1 वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो अंगूठे की शनाख्त करेगा, नंबर 1। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें से प्रिंटेड पर्ची बाहर आए। जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटेड पर्ची आपके हाथ में आ जाती है। 2, और तीसरी बहुत ही अहम बात कि कोई 7-8 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त की मईशत को सहारा दिए हुए हैं कई बरस से, उनको वोट का हक और उनका मैकेनिज्म। अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती तो इलेक्शंस होने, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, आप होने नहीं देंगे, हो ही नहीं सकते, आप होने नहीं देंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूं इलेक्शन हो ही नहीं सकते जब तक शफाफ आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं होगा। मेरे खेलने को चांद मांग रहे हैं, मेरे फिक्र देखें, हमने चांद तो मांग रहे हैं लेकिन हम सड़कों पर खड़े होके जान भी दे सकते हैं। हमने इसका मुजाहरा किया बिल्कुल खुल्लम खुल्ला 126 रोज धरने के अंदर 13 जलसे पंजाब के अंदर करके और हर वक्त सड़कों के ऊपर रह के हम इसको साबित करेंगे। लेकिन बात वहीं खत्म होती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। देखिए ना जी, जब तक एक ऐसा यानी इंटरम सेटअप नहीं आएगा जिस पे हमारा इत्मीनान होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इस मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। सारी सियासी जमातें चाहती हैं 22 की 22 जिन्होंने कहा था कि 2013 में सारी सियासी जमातें चाहती है। लाली साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है? ये खुदा जाने वो क्या चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि यही किस्म की क्लेप्टोक्रेसी चले कि वो पंजाब में और ये सिंध में लूटते जाएं और मजे करते जाएं। ये तो बादशाहत है उन दोनों की। मैं आपको सिर्फ एक बात, आपने मेंशन किया था ये हुसैन हक्कानी के बारे में, बड़ा अच्छा किया था, इसलिए कि ये जो कमीशन बनेगी, देखिए हम लोगों को मिसलीड किया गया है। हम लोग पीछे लगे हुए वो वीजाज को छोड़ दें। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मंसूर इजाज के थ्रू एक मेमो पहुंचा था माइक मलन को, जिसमें कहा था कि खुदा के लिए अमेरिका फौज को जाके कहो कि वो इंटरवीन नहीं करें, यानी के दौर में कि वो इंटरवीन नहीं करें और सिविलियन गवर्नमेंट को ना हटाएं, उसका जुडिशियल कमीशन बने। वो जो चार्ज था दैट इज ट्रीजन। ये कहना किसी को जाके किसी फॉरेन गवर्नमेंट को कि तुम इंटरवीन करो हमारे प्रोसेसेस में, इसलिए कि लगता ऐसा है कि फौज जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को निकालेगी, वो चाहिए हमें इन्वेस्टिगेट करना। ये वीजाज इज नॉट द इश्यू। तो मैं ये जानना चाहता हूं उसके बारे में क्या हुआ। वो केस और साथ साथ मैं कहूंगा डॉन गेट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये जो मेमो गेट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया हुआ है। वहां तो हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि वो कमीशन की रिपोर्ट, कमीशन जो है वो हक्कानी को वापस लाए। सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके गया था 10-12 रोज की, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए कि यहां पर हुक्मरानी ऐसे रहे कि जो सारे उसके कनाइवेंस के अंदर मौजूद हैं
वरना वो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन मेमोगेट के ऊपर बना हुआ है। सही, तो क्या इस मामले तो फिर आप ये बताएं ना कि मैं नहीं, माफ करिए, मैं पूछना चाहता हूं आपको, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाने दिया? ये तो जी उस वक्त चला गया ना जी, क्योंकि पार्लियामेंट से सीधा ये इशू जो था सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, और उस वक्त माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब काले कोट पहन कर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए थे। उसके बाद ऐसा सोए हैं उसके ऊपर कि आज तक बेदार नहीं हो सके नींद से। तो इसी को तो डील का नाम दिया गया, तो इस पर भी तो डील हो गई ना। क्या नाम आपका, खावर हुसैन हक्कानी के मामले पर? शाजिया देखें, वो हकानी वाला जो इशू है वो मेरे ख्याल अब सानवी सा हो गया। हकानी आपको पता है, एक एजाज साहब जानते हैं, वो इंतहाई एक खुद गर्ज और एक कहते हैं कि खुद परस्त इंसान है, मौका परस्त इंसान है। वो अभी अमेरिका के अंदर अपनी नौकरी की तलाश में लगा हुआ है। अब ट्रम्प इंतजामिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हूँ। देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा और पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी, और मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। जहाँ तक वो बात है ये सारी इन्वेस्टिगेशन की, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी इस मुल्क में मौजूद हैं, जरदारी साहब इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। एक सिंपल सा खत लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट को, एक जज का कमीशन बना दे, उसके अंदर ये सारे अपने बयान दे दें जो भी इश्यूज थे। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर ये जितने भी कमीशन बने, कभी कोई रिपोर्ट तो आती नहीं है। लाहौर के अंदर जस्टिस बाकर का कमीशन, अभी हमारे पास यहाँ पे एबटाबाद का कमीशन, उसकी रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है। तो लोगों के साथ ये खेलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करने देती। भाई 2008 के बाद पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी, जमहूरियत इस मुल्क में थी, पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ जमहूरियत। अब नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। अब आपको किसने रोका हुआ है? आप उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। आप ये हमें ये सुनाते हैं कि जब उस रिपोर्ट उसमें बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, लिहाजा हम उसको नहीं कर सकते अनफोल्ड, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो फिर इस पर सियासत मत करें। नेशनल असम्बली के अंदर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जी हकानी गद्दार था, तो वही गद्दार था तो उसको अपॉइंट किसने किया? अगर नवाज शरीफ साहब या इनके मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट ये कहते हैं, हकानी के बारे में कहते हैं कि वो एंटी स्टेट काम करता है, तो उसके बारे में काम किसने करना है, एक्शन किसने लेना है? आप लोगों ने करना है। तो ये सिर्फ खेल खेल रहे हैं, इसके अलावा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये बिल्कुल अब आप चक्कर ये करने की ये क्या कर रहे हैं, ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस तरह के नॉन इश्यूज को हवा देंगे, मुख्तलिफ इश्यूज में लोगों को इंगेज करेंगे। देखें, एक दो दिन के लिए पनामा लोग साइड पे हो गया था जब हकानी का इशू आया था। तो इसी तरह की ये फुलचिड़ियां वो ये छोड़ते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर। मकसद ये है कि पनामा पे फैसला पाकिस्तान का सियासी मसला। लेकिन पनामा पे नॉन लीग के जो लोग हैं ना, वो इतने कॉन्फिडेंस से बयानात दे रहे हैं कि हाँ साहब तो अब शादी कर लें। कोई उनका वो फैसला जो है उनको लगता है कि जैसे शादियों वाला है ना। एक मिनट हिलाल साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो शादी का पैगाम दिया तो उसने कोई इंतजाम भी किया होगा, मुझे पहुंचा दे तो फिर मैं आगे भेज दूंगा। तो ये बहरहाल मैं यानी कोई थोड़ा उसको भी याद कर लें। इस मुल्क के अंदर डॉन के अंदर एक स्टोरी छपी थी और उसके ऊपर ये वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया था कि 35 दिनों के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और आज उसको भी 6 माह होने को आ गए हैं। 3 दिन 35 से नहीं 3-4 दिन का कहा था उन्होंने, ठीक है ना। नहीं, उसके बाद दूसरा जो वर्जन था उनका 35 रोज का था, जब सरदार आमिर रज़ा खान साहब ने कबूल कर लिया था कमीशन का सरबराह बनने का। अब आप मुझे बताइए कि आज से कोई 15 दिन पहले फिर कहा गया था कि जी 8-10 दिन के अंदर अंदर, राना अफजल साहब ने ये बात, मैं एक टॉक शो के अंदर उनके साथ था, उन्होंने कहा 8-10 दिन के अंदर अंदर उसका भी नतीजा आएगा। वो 8-10 दिन को गुजरे हुए भी 8-10 दिन हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात इस नहज के ऊपर चले गए हुए हैं कि मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। सबब इसका यह है कि इस कदर बौखलाहट है कि आप सबसे सुन सकते हैं कि उन्होंने पनामा के मुतवक्का फैसले के बाद क्या करना है, उसके ऊपर वो हर वक्त परेशान और गलतान रहते हैं। सही, मुझे ब्रेक लेने थे नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को लाइन पर लिया जाए। कायरा साहब ने हमसे कमिटमेंट की थी कि हमारे प्रोग्राम में आएंगे और इस पर आकर बात करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया। थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में मैं लाइन पे आता हूँ, लेकिन अभी जब दोबारा उनको कॉल मिलाई तो उन्होंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। तो कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी का कोई और रहनुमा जो इस पर बात करना चाहे आकर हमारे प्रोग्राम में बात करें एक छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम चाह रहे थे बात करें, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है इस टॉपिक पर। चांडी साहब को भी ट्राई किया, बड़े लोगों को ट्राई किया, वो इस डील वाले इशू से क्यों घबरा रहे हैं। वो तो इस चीज़ को फिर जाहिर है वो साबित कर रहे हैं कि वो वाकई ऐसी कोई बात है जो चौधरी निसार ने की थी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँ ज़रा प्लीज़ वो शॉर्ट ज़रा चौधरी निसार का ज़रा प्ले कर दें, जैसे सुनने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कतरा रही है और बात नहीं करना चाह रही इस पर। कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है, वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं करूँ, मतलब सीनियर लोगों के पास आए और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या, उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। जरा खान साहब ने भी 2 दिन पहले क्या बात की, जरा वो भी प्ले कर दें। इन्होंने डील की आसिफ जरदारी से, डील के तहत वो वापस आए हैं, डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं, डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है, डील के तहत अयान अली को छोड़ा, नवाज शरीफ को अब सिंध याद आ गया और आसिफ जरदारी लाहौर में बैठ के आग उगल रहे हैं। हिलाली साहब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा इस पे। देखिए क्या बातें करेंगे, खास तौर कायरा जो पंजाब का इंचार्ज है, मेरे ख्याल में वो बेचारा क्या कहेगा। मैं आपको अभी एक चीज बताना चाहता हूं। आज जैसे हम इधर बैठे हैं बदीन में, और ख़ास तौर एक छोटा सा गांव है उसका नाम है मतली, बदीन के डिस्ट्रिक्ट में, वो इस वक्त थर के तरह हो जाएगा। थर के तरह है माने कि जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। और ये नवाज शरीफ साहब उधर नहीं जाते हैं, उधर के लिए कोई स्कीम नहीं अनाउंस करते हैं। वो जाते हैं हैदराबाद और कहते हैं एक और यूनिवर्सिटी मैं दूंगा। अरे भाई 6 यूनिवर्सिटीज तो हैदराबाद में हैं, 2 एग्रीकल्चर, 2 मेडिकल, एक इंजीनियरिंग। वो लोगों को तुम निकाल के, वो ग्रेजुएट्स को तुम नौकरी नहीं दे सकते हो, तुम एक और यूनिवर्सिटी लगा रहे हो। खुदा के लिए उनको एक अस्पताल दो कम से कम। दूसरी बात, ये मतली में, ये सॉरी डिग्री एक जगह है सिंध में, उधर जाके इन्होंने 2011 में अनाउंस किया कि इधर मैं यूनिवर्सिटी लगाऊंगा, आज तक नहीं लगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो लोग हैं ये फेक्स है, ये दो साइड्स ऑफ वन सिक्का हैं ये सब। आई एम सॉरी टू से कि ये करप्ट सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप, और ये लीडरशिप को इमरान खान कहता है डेमोक्रेसी है और कहता है आई एम वेरी हैप्पी कि ये चलेगा। ये क्लेप्टोक्रेसी है। खुदा के लिए इसमें क्या खुशी है? एजाज साहब आप अपने लीडर की तरफ से जवाब तो दें। जी मेरा ख्याल है हिलाली साहब आपने है कि ये सिस्टम चल रहा है, बहुत ही यानी पॉइंट के ऊपर आपने मुतवज्जो किया है। देखिए हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये बदतरीन यानी आमरीत भी गालिबन इनके इस जमहूरियत से बेहतर होती है। जमहूरियत तो होती है अकाउंटेबिलिटी, जमहूरियत होती है गुड गवर्नेंस, जमहूरियत होती है रूल ऑफ लॉ। ये तीनों ही इस मुल्क में मफकूद हैं। उसका सबब यह है कि कौम को इन्होंने अपनी जालसाजी से और धांधली से यरगमाल बनाया हुआ है। और ये कहते हैं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने आपस में मुआहदा किया था कि हम एक दूसरे की हुकूमतों को चलने देंगे। हुकूमतें चलने का मुआहदा नहीं किया था, एक दूसरे की लूट मार चलने देंगे और कोई किसी के ऊपर गिरफ्त नहीं करेगा। ये है असल में इनका एजेंडा जो डेमोक्रेसी का है, और हम बिल्कुल क्लियर हैं। और जो बात चेयरमैन ने आर्मी चीफ के हवाले से कही है, मैं पर आना चाह रही हूँ जी। खबर इसी टॉपिक पर मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगी, वक्त बड़ा थोड़ा रह गया। आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात की टाइमिंग्स इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है? शाजिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब भी हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जब आर्मी चीफ से मिलेगा, और खसूसन आजकल जो हालात चल रहे हैं, पनामा केस का फैसला आने को है, और उस तनाज़र में देखें तो इस मीटिंग का जो बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखें 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात 2009 को जब आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, उस वक्त के जनरल कियानी और निसार और शहबाज शरीफ साहब से वो सीक्रेट मुलाकात हुई थी, दोनों साइड ने छुपा के रखी थी। बाद में जब वो चीज़ें निकली तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। कल की मुलाकात की एक अच्छी बात है कि दोनों साइड ने एक्सेप्ट किया, हम मिले हैं, हम बैठे हैं, बात की है। अब बात जिस तरह कल उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि ये एक अच्छी आपको बात बताता हूँ कि जमहूरियत के साथ है। जमहूरियत, असल जमहूरियत क्या है? असल जमहूरियत है शफाफियत। असल जमहूरियत है कि जिसमें ठीक ठाक किस्म की अकाउंटेबिलिटी हो अक्रॉस द बोर्ड। जो करप्ट है उसको, उसकी करप्शन सबके सामने आए, उसको करार वाक़या सजा मिले, और जो बाकी जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल ऊपर आए, उनका इलेक्शन ठीक हो, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। ये तो जो जमहूरियत है, असल जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बाकी जो हलाली साहब बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं आपको बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहता हूँ,
कि बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बिल्कुल किसी तरह के इलेक्टोरल फॉर्म्स नहीं आने देंगे। अभी तो खबरें ये भी आनी शुरू हो गई हैं कि ये जो सेंसस हो रही है मरदमशुमारी, इसको भी कहीं जो है रोक दिया जाएगा किसी ना किसी लेवल के ऊपर, क्योंकि सारी की सारी डिलिमिटेशन होगी और इन्होंने जो प्लान किया हुआ है अपना सारे का सारा अगला इलेक्शन, उसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इम्तिहान होगा पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मरदमशुमारी सही नहीं होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होगी, फिर इन्हें कुछ करना है ना, फिर इन्हें चाहिए सारे का सारा। अब जो खबर साहब हम क्लियर हैं। अच्छा, कल मैं एक छोटा सा एक जी 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 खबर कंप्लीट कर ले, फिर मैं इनसे लेती हूँ कमेंट। अच्छा, मैं अब जो कल की मुलाकात के हवाले से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला पनामा का उनके हक में आता है या अगेंस्ट आता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा यकीनी तौर पर उसके बैकग्राउंड में कोई बात हुई होगी और यकीन दहानियाँ करवाई होगी कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रहेगी, सिस्टम रहेगा। अब देखें आगे कैसे, अब आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। जी अच्छा, फैसला तो असल में तहरीक सीधी सादी बात तो ये है। एक मिनट हिलाली साहब, आ रही हूँ। फैसला तो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आएगा, फैसला आएगा इस कौम के हक में, और कौम खड़ी हो जाएगी उस फैसले के साथ। उसके बाद हमारे एजेंडे के ऊपर तो बिल्कुल वाज़ेह एक शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, उसमें एक गैर जानिबदार हुकूमत का क़याम है, और वो जो असल बात, ये वो बात है जिसके पस मंज़र को आप देख लीजिए, जहाँ पर कहा गया कि वो जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े हैं, ये असल में वो हकीकत है। बाकी यानी इसकी टाइमिंग ये उन्होंने तय की है कि टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो जिस रोज़ ये राहदारी बंद हुई थी ना अफ़गानिस्तान की और एकदम लहर आई थी, उस वक्त से ये कहा था कि एक मुलाकात हो जाए, और चूँकि फाटा के हवाले से, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से 100 कि इंडिया वाया अफ़गानिस्तान जो सारी कार्रवाई करवा रहा है, उस हवाले से हम अपनी जो बात है वो बराह रास्त चीफ के सामने रख सकें। ये वो बुनियादी चीज़ है। टाइम उन्होंने तय किया कि किस वक्त वो मिलना चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यानी ज़ाहिर है इस मुल्क में रहते हुए हर अदारा और अदारे का सरबरा तो वाकिफ़ ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चीज़ ज़ेर बहस है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा है जो ज़ेर बहस है। ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन पस मंज़र तो मौजूद होगा ना इस चीज़। बिल्कुल से जी हिलाली साहब, देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि इसके बारे में बात नहीं हुई। 4 महीने तो ठहर के आज वो मिले हैं, 4 महीने पहले उन्होंने उनको मुबारकबाद की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ नहीं पता, टाइम अब मिला है, कम से कम टाइम आर्मी चीफ ने देना, टाइम अब मिला है 4 महीने के बाद। तो फिर टाइम इज ऑफ द एसेंस। आपने देखिए शाजिया सही कहा था, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम मेरे ख्याल में उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि मेरे हाथ, आई हैव माई हैंड्स फुल, टेररिज्म है, बॉर्डर्स हैं, एनिमीज हैं, खुदा के लिए ये जो अब जजमेंट आएगा, इस जज डोंट रॉक द बोट। मुझे ट्रैंक्विलिटी चाहिए, मुझे पीस चाहिए। मैं इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स में दोनों चीजें हैंडल करना फौज को मुश्किल है। कम से कम तो ये कहा होगा ना। तो अगर उन्होंने ये कहा है, उसका है कि प्लीज पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, तो हमें अब आप कह रहे हैं कि ये जो वर्डिक्ट आएगा, अगर ये वर्डिक्ट क्लियर कट नहीं हो तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मगर मैं ये आपको बताता हूं, द नीड एट द मोमेंट इज फॉर काम। बिल्कुल एग्रीड। हलाली साहब की आखिरी बात से मेरा इत्तेफाक है, कौम खड़ी हो जाएगी जो भी फैसला आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैबर घुमन हमारे साथ थे, जफर हिलाली, एजाज चौधरी में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो गया है, आप बैक हमें देते रहिए। नाइट एडिशन से शाजिया ज़िशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।